लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। हमारे देश की आज़ादी की पहली लड़ाई के तौर पर 1857 को याद किया जाता है। लेकिन 1857 को विद्रोह क्यों कहा जाता है, इसको क्रांति क्यों नहीं कहते? या फिर 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई दूसरी तरफ, उसे इतना बड़ा क्यों माना जाता है और उसे विद्रोह की जगह क्रांति क्यों कहा जाता है? आज के इस वीडियो में आप इतिहास के सबसे ज़्यादा गलत समझे जाने वाले 3 शब्दों का कंफ्यूजन खत्म करेंगे: विद्रोह, आंदोलन और क्रांति। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमारा सामना बड़ी बड़ी घटनाओं से होता है, बड़ी लड़ाइयों से होता है, बड़े बदलावों से होता है, और इन सभी इवेंट्स को एक नाम दिया जाता है। यह वो नाम होता है जो उस इवेंट के पूरे कैरेक्टर को और उसके स्कोप को तय करता है। ये वो शब्द हैं जो कई बार कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है 3 शब्दों में: विद्रोह, क्रांति और आंदोलन में। अब देखो, ये तीनों ही शब्द बदलाव लाने की एक कोशिश को दिखाते हैं। ये तीनों ही शब्द सत्ता से टकराव को दिखाते हैं। लेकिन इन तीनों का मतलब और इनके रिजल्ट का अंतर जमीन और आसमान का हो जाता है। भारत का 1857 हो या फ्रांस का 1789, दोनों में हिंसा हुई, दोनों में मौजूद सत्ता को चुनौती दी गई, दोनों ने इतिहास का रुख बदलना चाहा। लेकिन एक को रिवोल्ट कहा गया तो दूसरे को रेवोल्यूशन कहा गया। अब यही सवाल इस वीडियो की जान भी है, क्योंकि जब आप इन तीनों का फर्क समझेंगे तब आपको समझ आएगा कि बदलाव सिर्फ गुस्से से नहीं आता। बदलाव एक आइडियोलॉजी, एक ब्लूप्रिंट और एक नए सिस्टम की सोच से आता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको विद्रोह, क्रांति, इन सब का मतलब बताऊंगा और इनके बीच में अंतर भी बताऊंगा। आपको पता चलेगा कि कब एक गुस्सा एक विद्रोह बनता है, कब वो विद्रोह एक क्रांति का रूप लेता है, और कब एक विचार एक बहुत बड़े आंदोलन में बदल जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ही शब्द एक ही रास्ते के 3 पड़ाव हैं। यानी कि अगर एक रास्ता आप सोचो तो एक के बाद एक इनका नंबर आता है। तो हम एक एक करके तीनों की खासियतों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। विद्रोह ये एक अचानक, लोकलाइज्ड और अक्सर हिंसक रिएक्शन होता है। ये किसी इमीडिएट अन्याय या फिर ग्रीवांस के खिलाफ पैदा होता है और इसका मकसद होता है उस टाइम की अथॉरिटी को हटाना या अपनी पुरानी स्थिति को वापस पाना। एक तरह से ये रैपिड आउटबर्स्ट है जो अक्सर अनऑर्गेनाइज्ड होता है। वहीं अगर आप आंदोलन को देखो तो ये एक लंबे टाइम तक चलने वाला, ऑर्गेनाइज्ड और आमतौर पर नॉन वायलेंट प्रोसेस होता है। आंदोलन का मकसद किसी एक खास सोशल या पॉलिटिकल लक्ष्य के लिए जनता के बड़े हिस्से को मोबिलाइज करना है। बड़ी बात यह है कि आंदोलन प्रेशर बनाने का काम है, यानी सरकारी नीतियों या कानूनों को बदलने के लिए लगातार सस्टेन्ड एफर्ट करना। ये किसी व्यवस्था को तुरंत खत्म नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे उस व्यवस्था में रिफॉर्म की मांग करता है। अब वहीं अगर क्रांति की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल और कॉम्प्रिहेंसिव शब्द है। ये वो घटना है जो सत्ता, कानून, सोशल स्ट्रक्चर, लोगों के सोचने के तरीके को भी बहुत ही रेडिकली और इरिवर्सिबली बदल देती है। क्रांति केवल रूलर को नहीं हटाती, ये रूल को भी बदल देती है। इसका टारगेट एक कंप्लीटली न्यू पॉलिटिकल और सोशल ऑर्डर स्टैब्लिश करना होता है। अब देखिए, कोई घटना विद्रोह तब कहलाती है जब इसका डिफाइनिंग फीचर अचानक और स्पॉन्टेनियस भड़कना हो। यह किसी लंबी तैयारी के बिना अचानक हुई घटना होती है जो कि अन्यायपूर्ण हो और उसके खिलाफ अचानक शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, भारत में किसानों और आदिवासियों के विद्रोह की एक पूरी फहरिस्त है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए संथाल विद्रोह 1855-56 में भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले संथाल आदिवासियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि ब्रिटिश कानूनों ने उनकी जमीनें छीन ली थी। जब उनका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने अपने 2 नेताओं सिद्धू और कानू मुर्मू के नेतृत्व में विद्रोह किया। संथाल विद्रोह की तरह विद्रोह अक्सर जो होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। नेतृत्व यानी लीडरशिप जो है इनकी वो बिखरी हुई होती है और अक्सर टेम्परेरी होती है। अलग अलग एरियाज में लोकल चीफ या अचानक उभरने वाले जो फिगर्स या नेता होते हैं वो नेतृत्व को संभाल लेते हैं। इन नेताओं के बीच में ना तो कोई यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर होता है, ना ही वो एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हर कोई अपने क्षेत्र के लोकल ग्रीवांसेस के लिए लड़ रहा होता है।
जैसे संथाल विद्रोह के केस में आप देखो तो सिद्धू कानू के नेतृत्व में विद्रोह चल रहा था, लेकिन ये दोनों पूरे देश के नेता नहीं थे। ये विद्रोह इस बात को मानकर चल रहा था कि अंग्रेजों पर हमला करके वो अपनी जमीन को वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अंग्रेज ज्यादातर ताकतवर थे, इसलिए ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। यहाँ समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक विद्रोह अक्सर हिंसक और विनाशकारी होता है, लेकिन वो जो मौजूदा सिस्टम है उसको जड़ से नहीं उखाड़ पाता। इसके अलावा विद्रोह के पास कोई क्लियर कट आइडियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट नहीं होता। इसका जो फोकस है वो केवल मौजूदा शोषण को खत्म करना होता है। वो सत्ता को हटाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास ये क्लियर कट आइडिया नहीं होता कि सिस्टम को हटाने के बाद क्या होगा। मतलब ये कि जितने भी विद्रोही समूह हैं उनमें कोई कंसेंसस नहीं होता। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि विद्रोह अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुसना तो जानता है, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानता। कुल मिलाकर जो विद्रोह है वो वैक्यूम को भरना नहीं चाहता, केवल उस सिस्टम को तोड़ना चाहता है जो उन्हें सता रहा है। जैसे कि 1857 के विद्रोह को आप इमेजिन करो। अगर ये कामयाब हो जाता तो क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश बन जाता? पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि उस समय तक राजशाही ही थी जो मोटे तौर पर पूरे देश में चल रही थी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि शासन चलाने वाले लोग बदल जाते, लेकिन गद्दी जो है वो वही की वही रहती। ऐसे ही अगर सपोर्ट ग्रुप की बात करें तो विद्रोह के मामले में जो समर्थन होता है वो अक्सर लोकल और रीजनल होता है। एक क्षेत्र का विद्रोही दूसरे क्षेत्र के विद्रोही से प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं होता। यही वजह है कि ये विद्रोह कभी भी नेशनल लेवल पर एक कोहेसिव शेप नहीं ले पाता। बुरे रूलर को हटाना, लगाम कम करना या किसी अपमान का बदला लेना ही विद्रोह का ज़्यादातर असली मकसद होता है। यही वजह है कि इसका जो अंजाम है वो भी आमतौर पर बहुत बड़ा नहीं होता। या तो ये जल्दी ही क्रश कर दिया जाता है, या फिर अगर ये कामयाब होता भी है तो ये केवल रूलर को बदल देता है या कुछ माइनर कंसेशन पा लेता है, लेकिन फंडामेंटल पावर स्ट्रक्चर जो है, जो सत्ता चल रही है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इस तरह से विद्रोह अपने आप में बनी हुई सत्ता के खिलाफ जनता की एक वायलेंट कंप्लेन होता है, ना कि कोई पॉलिटिकल चैप्टर शुरू करने का डिक्लेरेशन होता है। अब आते हैं आंदोलन पर। आंदोलन एक अलग तरह की सोशल एनर्जी को दिखाता है। किसी भी आंदोलन की पहली पहचान है इसका लंबा टाइम स्पैन या फिर सस्टेन्ड ड्यूरेशन, यानी कि ये कुछ दिनों से लेकर दशकों तक भी चल सकता है। इसकी वजह यह है कि आंदोलन का मकसद तुरंत अपनी बात मनवाने की जल्दी की बजाय पब्लिक ओपिनियन या सरकारी पॉलिसी पर लगातार प्रेशर बनाना होता है। जो आंदोलन है वो एक लंबे टाइम से चलने वाला वेल प्लान्ड और अक्सर नॉन वायलेंट प्रोसेस होता है। अगर बात करें लीडरशिप की तो हर एक मूवमेंट यानी आंदोलन की अपनी एक ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप होती है। इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या फिर नेल्सन मंडेला, इस तरह के नेताओं ने अपने आंदोलनों को एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर दिया जिससे वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाए रख सकें और उसका उनको फायदा भी मिला। मूवमेंट की एक और खासियत है मास मोबिलाइजेशन, लेकिन ये मोबिलाइजेशन केवल इमोशन पर बेस्ड नहीं होता, बल्कि एक शेयर्ड बिलीफ यानी साझा विश्वास और स्ट्रेटजी पर बेस्ड होता है। यहाँ लोग एक पहले से तय किए गए गोल के लिए अपनी बिजी लाइफ से टाइम निकालकर जुड़ते हैं, इसीलिए आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंदोलन की एक और बड़ी खासियत है इसका प्रेशर बेस्ड पॉलिटिक्स का होना। इसमें होता यह है कि सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए स्ट्राइक्स, बायकॉट, मार्चेस, पिटीशन और सिविल डिसोबीडियंसेस जैसे तरीकों का इस्तेमाल होता है। ये वो तरीके हैं जो सत्ता को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देते हैं। ज़्यादातर बड़े मूवमेंट्स में हिंसा नहीं होती। एक बात और याद रखने लायक है कि आंदोलन का पर्पस जो है ना वो हमेशा रिफॉर्म करना होता है। ये अक्सर समाज की किसी खास हिस्से जैसे कि महिलाओं के अधिकार की बात हो गई, मजदूरों की हक की बात हो गई, ये सब करता है। हालांकि एक एक्सेप्शन भी है। भारत का क्विट इंडिया मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो आंदोलन से सत्ता को उखाड़ फेंकने का बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर लक्ष्य ये था कि ब्रिटिश रूल को हटा दिया जाए, लेकिन जो स्ट्रेटजी थी वो पीसफुल मास प्रेशर पर आधारित थी, जिससे कि सिस्टम में एक परमानेंट शिफ्ट लाया जा सके। अब ये सारी बातें सुनकर आपके दिमाग में कोई रिसेंट आंदोलन आया? आप में से बहुत सारे लोगों के मन में किसान आंदोलन की इमेज बनी होगी, आई एम श्योर। 3 कानूनों के खिलाफ चलने वाला ये लंबा आंदोलन जहां पर किसानों ने मोटे तौर पर अहिंसा का प्रदर्शन किया और सरकार से अपनी बातें मनवाई, अंततः सरकार को ये 3 कानून वापस लेने पड़े।
अब आखिर में हम बात कर लेते हैं रेवोल्यूशन की, जो कि इस वीडियो का हाई पॉइंट भी है। रेवोल्यूशन या क्रांति सबसे ताकतवर और कॉम्प्रिहेंसिव शब्द है। रेवोल्यूशन शब्द सत्ता, समाज और व्यवस्था में पूरी तरह से बदलाव के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका मेन मतलब है रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आइडियोलॉजी ड्रिवन होता है। मतलब ये कि हर महान क्रांति के पीछे एनलाइटनमेंट, राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म, लिबरलिज्म या मार्क्सिज्म, इस तरह की कोई ना कोई पावरफुल फिलॉसफी या आइडियोलॉजी रहती है। ये फिलॉसफी ही लोगों को लड़ने की वजह और नए सिस्टम की होप देती है। क्रांति भी आंदोलन की तरह मास मोबिलाइजेशन पर बेस्ड होती है, लेकिन ये मोबिलाइजेशन केवल किसी लोकल इशू के लिए नहीं होता, बल्कि नेशनल इश्यूज और यूनिवर्सल प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, फ्रांस की क्रांति के दौरान लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, इन सब के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो सवाल आता है कि क्या सिर्फ राजा को हटाकर क्रांति हो जाती है? देखिए, क्रांति का मकसद सिर्फ रूलर या रिजीम को हटाना नहीं होता, बल्कि पुरानी सत्ता और पुरानी व्यवस्था दोनों का दी एंड करना होता है। यह मोनार्की को खत्म करके रिपब्लिक लाती है, फ्यूडल सिस्टम को खत्म करके कैपिटलिज्म या सोशलिज्म लाती है। यानी कि रेवोल्यूशन नए पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को खड़ा करने का भी काम करता है। अक्सर इस मामले में नया संविधान भी लाया जाता है। ये बदलाव जो है ये सिर्फ सुपरफिशियल नहीं होता, बल्कि फंडामेंटल होता है, यानी नींव से लाया जाता है। इसमें इंस्टीट्यूशंस बनते हैं जैसे कि जुडिशरी, आर्मी, एजुकेशन सिस्टम और यहाँ तक कि जो सिटीजनशिप के नियम होते हैं वो सब भी पूरी तरह से बदल जाते हैं। रेवोल्यूशन का रिजल्ट या इसकी सबसे बड़ी खासियत है, अक्सर क्रांति का रिजल्ट इरिवर्सिबल होता है, यानी कि पुराने सिस्टम में वापस लौटने की पॉसिबिलिटी लगभग खत्म हो जाती है, क्योंकि जो सोशल फैब्रिक है वो ही पूरी तरह से बदल कर नया बुन दिया जाता है। इसीलिए रेवोल्यूशन शब्द कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिजर्व्ड है जो कंप्लीट, आइडियोलॉजिकल और सिस्टमेटिक हो। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद आप अंदाजा लगा पाए होंगे कि आखिर क्यों 1857 के अपराइजिंग को विद्रोह कहा जाता है। हालांकि इतिहासकारों के बीच में 1857 के स्वरूप को लेकर क्रांति और विद्रोह की बहस चलती है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों ने इसे एक मल्टी लेवल विद्रोह माना है, जो कि क्रांति से कुछ कम है और विद्रोह से थोड़ा ज्यादा है। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था सिपाहियों के विद्रोह से। इसका इमीडिएट ट्रिगर सैनिकों का असंतोष था, जो चर्बी वाले कारतूसों की वजह से भड़क उठा। ये एक रिएक्शनरी नेचर की घटना थी, यानी कि एक एक्शन हुआ, उसके खिलाफ एक रिएक्शन हुआ, और इसके चलते हुआ ये कि हमारे पास घटना तो हो गई, विद्रोह तो हो गया, लेकिन एक यूनिफाइड नेशनल प्लान की कमी रह गई। दूसरी बड़ी बात ये कि ये अपराइजिंग एक साथ पूरे भारत में नहीं फैला। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक बड़ा हिस्सा शांत रहा था, मैप में आपको देख के पता चल जाएगा। सबसे बड़ी कमी थी एक सिंगल आइडियोलॉजिकल लीडरशिप की, यानी इस विद्रोह का कोई एक नेता नहीं था। अब ये तो आप जानते हैं कि 1857 को कई लोग लीड कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई की रियासत, नाना साहब अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे, सिपाही जो बहादुर शाह जफर की सांकेतिक बहाली चाहते थे। इन सभी नेताओं के जो गोल हैं ये अलग अलग हैं और इनके मोटिवेशन भी अलग अलग थे। उनके बीच में ब्रिटिश के हटने के बाद भारत में नया पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, इसको लेकर कोई विजन नहीं था। ये एक तरह से फिर से एक्शन का रिएक्शन था, ना कि रेवोल्यूशन था। कुल मिलाकर ये पुराने सिस्टम को वापस पाने की एक कोशिश थी, नए सिस्टम को क्रिएट करने की कोई जद्दोजहद नहीं थी। अगर इस तरह से देखा जाए तो 1857 कामयाब भी हो जाता तो बहुत पॉसिबल था कि भारत कई छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में दोबारा बढ़ जाता, ना कि एक यूनाइटेड रिपब्लिक बनता जैसा कि आज हम देखते हैं अपने नक्शे को। इसीलिए इतिहासकार इसे एक बेहद ताकतवर विद्रोह या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत मानते हैं, लेकिन इसको एक रेवोल्यूशन नहीं मानते, क्योंकि इसका एम सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि रिस्टोरेशन था। अब इसकी दूसरी तरफ देखें, दूसरी कॉइन साइड देखें, 1789 की फ्रांस की घटना। उसको क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये केवल एक वायलेंट इवेंट नहीं था। फ्रांस की क्रांति अपने आप में एक बड़े सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस और आइडियोलॉजिकल शिफ्ट का रिजल्ट थी। राजा तो शोषण कर ही रहा था फ्रांस में, साथ ही 3 वर्गों में बटा हुआ एक पुराना सामंती सिस्टम भी था जो लोगों को प्रताड़ित कर रहा था। कुलीन और पादरी वर्ग बिना टैक्स दिए अय्याशी करते थे, वहीं टैक्स की सारी जिम्मेदारी आम लोग उठाते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इस अन्याय के खिलाफ एक रिएक्शन से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा एक ऐसा विरोध शुरू हुआ जो अपने आप में पूरे फ्रांस को बदल गया। इसमें बहुत बड़ा रोल था उस समय उभरते हुए विचारकों का।
वॉल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू इस तरह के दार्शनिकों के विचार जैसे कि लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी समानता और राइट्स ऑफ मैन यानी मानव अधिकार ने एक ऐसा आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क तैयार किया जिसने लोगों को केवल राजा के खिलाफ नहीं भड़काया, बल्कि पूरे के पूरे जो मोनार्किकल सिस्टम था उसके खिलाफ खड़े होने के लिए मोटिवेशन दिया। यह अपने आप में एक ऑर्गेनाइज्ड अपराइजिंग था जो पूरे देश में फैल गया। स्टेट्स जनरल से लेकर नेशनल असेंबली का गठन और बेस्टाइल पर हमला, ये सभी एक साथ हुए। सबका टारगेट सेम था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से होते हुए रिपब्लिक को स्टैब्लिश करना। फ्रांस की क्रांति ने न केवल लुई 16वें को हराया बल्कि मोनार्की की संस्था को ही खत्म कर दिया। पुराने संविधान को फेंक दिया गया और डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन जैसा क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट लागू किया गया, जिसमें सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा दिया गया। इस तरह फ्रांस की क्रांति ने समाज के फाउंडेशन तक को बदल दिया। इसने मोनार्की की जगह रिपब्लिक को स्टैब्लिश किया, डिवाइन राइट की जगह पॉपुलर सोवरेनिटी यानी लोगों के अधिकारों की बात की और सब्जेक्ट की जगह सिटीजन यानी नागरिकता को इंट्रोड्यूस किया। ठीक ऐसे ही फ्रांस की क्रांति की तरह 1917 में रूस में होती है सोवियत क्रांति, जिसने वहां पर निरंकुश जार के शासन को खत्म करके स्थापना की एक कम्युनिस्ट शासन की। इस तरह की कई क्रांतियां दुनिया भर में हुई हैं, जिनके मैंने आपको नाम भी बताए। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि इन तीनों का मतलब और इन तीनों के अंतर कितने ज़्यादा है। ये भी आपको पता चला होगा कि शब्द ही इतिहास को डिफाइन करते हैं और हमारी कलेक्टिव मेमोरी को शेप देते हैं। 1857 का विद्रोह हमारे लिए एक वाइटल हिस्टोरिकल इवेंट है जो भारतीय राष्ट्रीय चेतना का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने ब्रिटिश एम्पायर को हिलाकर रख दिया और भविष्य के लिए इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए बेस भी तैयार किया। ये क्रूशियल फेलियर था, लेकिन इंस्पिरेशन का एक पावरफुल सोर्स बना। वहीं अगर 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखें तो वो केवल एक पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता का रिकंस्ट्रक्शन था। ये एक ऐसा मोमेंट था जब इंसान ने सदियों पुराने हायरार्किकल स्ट्रक्चर को चुनौती दी और घोषणा की कि मैन इज बॉर्न फ्री। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसी तमाम घटनाओं के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स. Every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।